हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। और आज हम थर्मोडायनामिक्स की लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखना मेरे दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम असल में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बोले कि थर्मोडायनामिक जो जो प्रॉपर्टीज है, जो जो धर्म है, वो उनको आप कैसे समझाओगे? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी असल में दो टाइप के होते हैं। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास डिपेंडेंट है, या तो साइज डिपेंडेंट है, या तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ भी हो, इन सब में कोई एक हो तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स में जो जो प्रॉपर्टी आते हैं वो प्रॉपर्टी को आप लोग सिर्फ और सिर्फ दो भाग में देखोगे। एक है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो मास के ऊपर निर्भर करता है, जो मास के ऊपर, अमाउंट के ऊपर, नंबर के ऊपर और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम पे जानोगे। और ये सब जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ना तो मास में डिपेंड करते हैं, ना तो अमाउंट में डिपेंड करते हैं, ना तो साइज में डिपेंड करते हैं, और ना तो नंबर में डिपेंड करते हैं। इन सब में जो डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करते हैं, वो एक्सटेंसिव है। और जो इन सब में निर्भर नहीं करते, ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है अबाउट मास, साइज, अमाउंट और नंबर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक चीज को बहुत ध्यान से नोट करना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कुछ हो तो उसको आप इंटेंसिव के रूप में जानोगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इनको ध्यान में रखना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एक बात को तो पहले समझो मेरे दोस्त, ये सिर्फ केमिस्ट्री की, थर्मोडायनामिक्स की टर्म नहीं है। आप ये समझो कि कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी हो, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सटेंसिव या तो इंटेंसिव, इन दोनों रूप में जानोगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी वो इनमें आएगा तो एक्सटेंसिव कहलाएगा, और यह अगर इंडिपेंडेंट होगा इन सब में तो वो इंटेंसिव कहलाएगा। और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आते हैं, डाइपोल मोमेंट भी आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी आते हैं, इन सब में विस्कोसिटी भी आते हैं, सरफेस टेंशन भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आते हैं, मोलर टर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ थर्मोडायनामिकल टर्म वो भी आते हैं, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, रैंडमनेस, वो एंथैल्पी वगैरह सब आते हैं। वो तो थर्मोडायनामिक्स का टर्म है, वो तो आएगा ही आएगा। इसमें कूलम्ब आते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं, सब कुछ आते हैं। मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स क्लास 11 और 12 की, उनमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी को आप या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के तौर पे जानोगे और या तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के तौर में जानोगे। इसको पहले समझो। तो पूरा फिजिकल वर्ल्ड में दो ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं, या तो एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, या तो इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो तोड़ा जाए? हाँ दोस्तों, तोड़ा जाए। हाँ बोलोगे हाँ सर, अब आया फील। आप क्या पढ़ोगे? आप सिर्फ एक्सटेंसिव पढ़ोगे और इंटेंसिव पढ़ोगे। एक तरफ लिखो इंटेंसिव, दूसरी तरफ लिखो एक्सटेंसिव। बहुत ही आसान है, देखते रहना। मास क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? आप बोलोगे जी सर, मास तो मास के ऊपर निर्भर करता है। मास, ये तो मास के ऊपर निर्भर करते हैं, तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा मोल, मोल क्या है? अमाउंट है। मोल क्या है? अमाउंट है। तो मोल किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मास के ऊपर। तो तीसरा क्या है? आप बोलोगे सर तीसरा ये होगा आपका वॉल्यूम। ये साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। मास, मोल, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, ये दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, टेम्परेचर क्या मास के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं करते। टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं। अब प्रेशर को देखो, P = N/V/RT। देखते रहो। प्रेशर क्या है? प्रेशर बोलोगे आप, प्रेशर = N/V
RT। R क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर खुद क्या है? इंटेंसिव। मोल N क्या है? आप बोलोगे सर N तो मोल है और V क्या है? वॉल्यूम है। तो भाई ये भी एक एक्सटेंसिव है, ये वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव करोगे तो प्रेशर क्या होगा? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव करोगे तो प्रेशर क्या होगा? इंटेंसिव। इस तरीके से आप बांटोगे। आप बोलोगे सर क्या है? हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू N बाई वी आर टी है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। कांस्टेंट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या है? इंटेंसिव है। ये टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव है। ये दोनों ही इंटेंसिव है, छोड़ दो। ये क्या है? मोल। मोल क्या है? N क्या है? मोल। मोल क्या है? एक्सटेंसिव। V वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव की रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर दो एक्सटेंसिव की रेशियो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा इंटेंसिव कहलाते हैं। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंटेंसिव होगा। तीसरा डेंसिटी। बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एक तो सुनो, आप समंदर की पानी को लो। समंदर की पानी, उसकी जो डेंसिटी है, उस समंदर से एक बाल्टी पानी ले लो, तो उस एक बाल्टी पानी का भी तो डेंसिटी वही सेम होगा ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ समंदर का जो टोटल पानी है उसका जो डेंसिटी है, तो वो समंदर में से एक कंटेनर भर एक पानी ले लो, तो वो कंटेनर भर पानी का भी क्या होगा? सेम ही डेंसिटी कहलाओगे। तो अमाउंट पे, मास पे डेंसिटी डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। नेचर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप कहीं से भी एक पानी लो, उस पानी की डेंसिटी आप समंदर से लो, तो समंदर की पानी की डेंसिटी जो है, उस समंदर में से छोटा सा कंटेनर में उस समंदर की पानी लेके आओ, तो उस कंटेनर का भी जो डेंसिटी है, कंटेनर की पानी की जो डेंसिटी है, वो समंदर की पानी की डेंसिटी के समान है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, डेंसिटी मास या अमाउंट या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको आसान तरीके से कैसे बोला जाए? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम है। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है? मास बाई वॉल्यूम है। मास क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव की रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव होगा। क्या होगा? इंटेंसिव होगा। चौथा कॉन्सेंट्रेशन। चौथा क्या है? आप बोलोगे सर चौथा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे दोस्त? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन है मोल बाई वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन है मोल बाई वॉल्यूम। तो फिर से देख लो, मोल क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव की रेशियो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव है। आप बोलोगे सर जब प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन वगैरह, तो उस टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में सर जो सर है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, केमिकल इंस्ट्रक्टर, वो एक बड़ा सा जो कंटेनर है उसमें सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो सॉल्यूशन को आपको छोटा छोटा वेसल में, छोटा छोटा टेस्ट ट्यूब में, छोटा छोटा बीकर में वो सर आपको सप्लाई करते हैं। तो आपके पास क्या है? छोटा छोटा कंटेनर। सर के पास क्या था? बहुत बड़ा कंटेनर। सर ने बहुत बड़ा कंटेनर में जो सॉल्यूशन को बनाया है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वही सॉल्यूशन आपको छोटा छोटा कंटेनर में सप्लाई किया जा रहा है। तो उस कंटेनर का भी वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या चेंज हुआ? आप बोलोगे सर नहीं हुआ। मतलब सर ने जो सॉल्यूशन बनाया उसका जो कंसंट्रेशन है वो, और आपको सर ने जो दिया उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो दोनों सेम है। तो सर के पास तो बहुत बड़ा कंटेनर था, तो आपके पास तो बहुत छोटा कंटेनर है। तो कंटेनर की साइज या वॉल्यूम पर क्या उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं कर रहा। तो कंसंट्रेशन क्या अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है अबाउट मास, अबाउट वॉल्यूम, अबाउट साइज, अबाउट अमाउंट, अबाउट नंबर। तो आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, नन्ना सा मुन्ना सा प्रोसेस है कि कोई सा भी प्रॉपर्टी उसको तोड़ दो। तो तोड़ोगे तो आपको क्या मिला? कंसंट्रेशन से मोल बाई वॉल्यूम। मोल एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या कहलाता है? इंटेंसिव। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो वो तो मैंने आप लोगों के सामने सप्लाई किया है। कंसंट्रेशन से क्या क्या होता है? आप बोलोगे सर ग्राम पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। नॉर्मलिटी, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, लिखते जाओ। नॉर्मलिटी ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। मोलारिटी ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। मोलालिटी ये भी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है। फॉर्मालिटी ये भी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है। सिर्फ लिखते जाओ सर। फॉर्मेलिटी ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट है। उसके बाद पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी
पार्ट्स पर बिलियन, ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट है। W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज, ये क्या है, सब कंसंट्रेशन की यूनिट है। लिखो, छापो अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में छापो, बहुत बहुत ध्यान से छापो। और चौथा, इधर देखो, कोई सा भी एनर्जी का टर्म हो, कोई सा भी एनर्जी, आप फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कह लो, काइनेटिक एनर्जी कह लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी कह लो या आपका इंटरनल एनर्जी कह लो, इंटरनल एनर्जी कह लो। इंटरनल एनर्जी को यू से लिखा जाता है, इंटरनल एनर्जी को यू से सिंबलाइज किया जाता है। आप गिब्स फ्री एनर्जी कह लो, गिब्स फ्री एनर्जी ये कह लो, इसको जी से सिंबलाइज किया जाता है। आप एंथैल्पी कह लो, एंथैल्पी को H से सिंबलाइज किया जाता है। आप एंट्रोपी कह लो, उसको S से सिंबलाइज किया जाता है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, कुछ भी, आप इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, कुछ भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी का टर्म हो, कोई सा भी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है, कोई सा भी एनर्जी का टर्म हो, वो सब मास पे डिपेंड करते हैं। आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो एक सिस्टम है उसका टोटल एनर्जी होता है। उस सिस्टम में जो एक एक मॉलिक्यूल होता है, जो एक एक पार्टिकल होता है, जो एक एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, वो एक एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की एक कोड एनर्जी होता है, इंडिविजुअल एनर्जी होता है। वो इंडिविजुअल, वो कोड एनर्जी, उसको आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हो? इंटरनल एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, एक रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो आप गिब्स फ्री एनर्जी से मेजरमेंट करते हो। एंथैल्पी, किसी भी सिस्टम की हीट कंटेन करने की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उसको आप एंथैल्पी से मेजर करते हो। कोई सा भी सिस्टम, वो कितना इनडिसिप्लिन है, वो कितना अनऑर्गेनाइज है, वो कितना रैंडम है, इसकी मेजरमेंट आप एंट्रोपी से करते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह W = VQ, मैकेनिकल एनर्जी जहां से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की क्रिएशन होती है, ये सब एनर्जी के एक एक फॉर्म है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, कोई सा भी एनर्जी हो वो पूरा का पूरा मास पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सब एक्सटेंसिव है, ये सब एक्सटेंसिव है। इसको लिखो, इसको लिखो, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। अगर लिखना हो गया, अब देखो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे ही चल रहा है, चर्चा हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे ही चलेगा। आपको अगर कोई बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या है, आप बोलोगे सर Q। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? Q/m डेल्टा T। क्या है? Q/m डेल्टा T, Q/m डेल्टा T। और अगर आपको कोई बोले मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो क्या होगा? Q/n डेल्टा T, Q/n डेल्टा T। ये मैं पढ़वाऊंगा, इसके बाद जो CP वाला लेक्चर आएगा हिट का, उधर मैं ये पढ़वाऊंगा। लेकिन पहले सुनो, ये क्या है? ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या है? ये है आपका मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यूनिट मास की सब्सटेंस की टेम्परेचर अगर यूनिट अमाउंट इंक्रीमेंट करोगे तो उसके लिए जितना हीट लगेगा उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब यूनिट अमाउंट ऑफ मास, वो सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर यूनिट अमाउंट में इंक्रीमेंट करोगे तो उसके लिए जितना हीट आपको नेसेसिटी लगेगा वो आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यूनिट मोल की सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर अगर आप यूनिट अमाउंट में इंक्रीमेंट करोगे तो उसके लिए जितना हीट लगेगा वो आपका है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब मोल के लिए काम करोगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलवाओगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ मास के लिए काम करोगे तो वो है आपका सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यूनिट मास की सब्सटेंस की टेम्परेचर यूनिट अमाउंट बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यूनिट मोल में जितना लगेगा तो वो है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त। इधर देखो Q क्या है, Q की तरफ रुक करो। Q क्या है? हीट है। हीट क्या है? एनर्जी है। M क्या है? M क्या है? मास है। तो ऊपर है हीट, नीचे है मास, ऊपर है हीट, नीचे है मास। हीट क्या है? एनर्जी। मास क्या है? मास क्या है? एक्सटेंसिव। एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। ऊपर एक्सटेंसिव, नीचे एक्सटेंसिव। तो SHC क्या कहलवाएगा? आप बोलोगे सर इंटेंसिव है।
क्या है ये इंटेंसिव है। आपको कोई बोले कि क्यू क्या है, आप बोलोगे सर क्यू 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 क्या है, क्यू हिट है। हिट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी है तो एक्सटेंसिव है। इधर एम मतलब मास है, मास क्या है, एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव ये क्या है, इंटेंसिव है। इधर देखो MSHC में ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यू क्या है, क्यू क्या है, हिट मतलब एनर्जी। एन क्या है, मोल मतलब मोल क्या है, एक्सटेंसिव। हिट क्या है, एनर्जी मतलब एक्सटेंसिव। ऊपर एक्सटेंसिव नीचे एक्सटेंसिव, तो ये क्या है, ये आपका इंटेंसिव बंदा है। ये क्या है, ये भी इंटेंसिव है। इसको भी यूनिट, इसको भी, ये दोनों को भी इंटेंसिव में लिख लेना, इन दोनों को भी इंटेंसिव में लिख लेना। अब सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आप लोगों के सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। और हम कुछ कुछ चीजें इसको भी लिख लो, विस्कोसिटी वगैरह, सरफेस टेंशन वगैरह, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करते, ये नेचर पे डिपेंड करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि एक बात सुनो, कैस्टर्ड ऑयल, उसको बहुत बहुत बड़ा एक वेसल ले लो, उसमें लो, उसका जो विस्कोसिटी होगा वही कैस्टर्ड ऑयल को अब छोटा सा वेसल में लो, अब छोटा सा कंटेनर में लो, उसका भी विस्कोसिटी सेम होगा, उसका भी विस्कोसिटी सेम होगा। पानी का सरफेस टेंशन, बहुत ज़्यादा पानी का जितना है बहुत कम पानी का भी उतना ही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अमाउंट में डिपेंड नहीं करते ये सब प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड करते हैं। पानी का सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन, वो बहुत ज़्यादा वाटर हो या बहुत कम वाटर हो सेम ही होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैस्टर्ड ऑयल की विस्कोसिटी, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी, ये बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन हो बहुत कम ग्लिसरीन हो एक ही होगा, एक ही होगा। तो ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वगैरह है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी है। आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इंटेंसिव है। ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट थोड़ी ना मास पे डिपेंड करता है मेरे भाई। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मास पे डिपेंड नहीं करते, वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। और एक चीज को देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, ऑल थर्मोडाइनमिक, यही पूरा का पूरा चीज था। ऑल थर्मोडाइनमिक एनर्जी टर्म्स, ऑल थर्मोडाइनमिक एनर्जी टर्म्स जो मैं कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या क्या है। आप बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी है, वो क्या क्या है, एंथैल्पी है, क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो क्या है, एंट्रोपी है। ये चारों को चार, ये चारों के चार, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कहीं पर भी पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, ये सब थर्मोडायनामिकल एनर्जी है। क्या है, ये एनर्जी तो है, ये एनर्जी तो है, ये इंटरनल एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, हीट कंटेन बाय द सिस्टम, ये गिब्स फ्री एनर्जी है जहां से स्पॉन्टिन्यूटी नॉन स्पॉन्टिन्यूटी पता चलता है, ये एंट्रोपी रैंडमनेस, अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, इनडिसिप्लिन सिस्टम, उसका मेजरमेंट है। ये सब एनर्जी है, लेकिन ये सब एनर्जी आप इतने दिन फिजिक्स में नहीं पढ़ के आए हो। ये थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक चैप्टर में एग्जिस्ट करने वाले एनर्जी टर्म है। तो ये सब एक्सटेंसिव है। ऑल द एनर्जी टर्म्स, ऑल द काइंड ऑफ थर्मोडायनामिकल एनर्जी टर्म, बोथ ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंसिव है। लेकिन ऑल मोलर थर्मोडायनामिक एनर्जी टर्म्स क्या होते हैं। आप बोलोगे सर मोलर इंटरनल एनर्जी, क्या बोलोगे, मोलर इंटरनल एनर्जी। आप बोलोगे सर मोलर एंथैल्पी, आप बोलोगे सर मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, आप बोलोगे सर मोलर एंट्रोपी। ये सब कैसे डिटरमाइन करोगे, मैं बोलूंगा बहुत आसान है। U बाई मोल, इधर होगा H बाई मोल, इधर होगा G बाई मोल, इधर होगा S बाई मोल। मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, पर मोल के लिए जितना इंटरनल एनर्जी चाहिए वो क्या है, मोलर इंटरनल एनर्जी। पर मोल के लिए जितना एंथैल्पी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मोलर एंथैल्पी। पर मोल के लिए जितना गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज हो रहा है या जितना गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए वो है मोलर गिब्स फ्री एनर्जी।
पर मोल के लिए जितना एंट्रोपी की चेंज हो रहा है, ये एंट्रोपी जितना है वो क्या है, मोलर एंट्रोपी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में जो भी आपका थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, वो सब थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में जितना भी एनर्जी टर्म है, वो सारा एनर्जी टर्म आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैं ये मान रहा हूं। लेकिन वो थर्मोडायनामिकल एनर्जी टर्म्स के पहले मोलर टर्म लगवा दो तो वो क्या है, मोलर थर्मोडायनामिकल एनर्जी टर्म्स। मतलब आप इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, मोलर इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव है। मतलब कोई सा भी क्या क्या होता है इधर देखो, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव, मोल क्या है, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव। एंथैल्पी क्या है, एनर्जी टर्म, बहुत ध्यान सुनना मेरे दोस्त, एंथैल्पी क्या है, एनर्जी टर्म, मतलब एक्सटेंसिव। मोल क्या है, एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव टर्म की रेशियो इंटेंसिव। इधर जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी एक्सटेंसिव, मोल क्या है, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव। ये देखो एंट्रोपी बाय मोल, एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस, इनडिसिप्लिन, ये क्या है, अनऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव, मोल भी एक्सटेंसिव। तो ये सब एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव की रेशियो है। मतलब जो भी थर्मोडायनामिकल एनर्जी टर्म्स है वो सारे के सारे आपके एक्सटेंसिव कहलाते हैं। लेकिन उनके पहले, उनके आगे अगर आप मोलर टर्म लगवा दो तो मोलर थर्मोडायनामिकल एनर्जी टर्म्स उन सब में नीचे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में मोल आ जाते हैं। तो आप बोलोगे एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव कहलाएगा। तो ये है आपका एक्चुअल थर्मोडायनामिकल सिस्टम की जो भी एनर्जी टर्म्स था वो हमने बता दिए कि दो प्रॉपर्टी होते हैं, अगर मास पे डिपेंड करते हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलवाएंगे, वो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, अमाउंट में डिपेंड नहीं करेंगे, साइज में डिपेंड नहीं करेंगे, नंबर में डिपेंड नहीं करेंगे, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलवाएगा। अब देखो ये हुआ थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या आते हैं, हाँ बोलोगे सर थर्मोडायनामिकल फंक्शन। क्या आते हैं, थर्मोडायनामिकल फंक्शन या वेरिएबल, थर्मोडायनामिकल फंक्शन या वेरिएबल। जी सर आते तो है और आसान भी है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। थर्मोडायनामिकल फंक्शन को आप दो चीज में तोड़ोगे, एक है आपका स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करते हैं, और दूसरा है आपका पाथ फंक्शन जो इनिशियल से फाइनल तक कौन सी पाथ में जाते हो, कौन सी ट्रेजेक्टोरी में जाते हो उस पर डिपेंड करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्टेट फंक्शन क्या है मेरे दोस्त, स्टेट फंक्शन है कोई सा भी फंक्शन। आप जब बॉयल्स लॉ की मैथ करते थे, चार्ल्स लॉ की मैथ करते थे, चार्ल्स लॉ पे आप क्या बोलते थे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कोई सा भी गैस वेसल, उसका वॉल्यूम है 35 सीसी, उसका वॉल्यूम है 35 सीसी, तो 25 डिग्री को बढ़ा के 40 डिग्री कर दो, वॉल्यूम क्या होगा। आप कभी भी ये पढ़ते थे कि वॉल्यूम का चेंज कैसे होगा, आप बोलोगे नहीं सर, इधर हम सिर्फ ये पढ़ते थे हु डन इट, हाउ डन इट पे इधर सिनेमा नहीं बनता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि कहां से कहां तक की सफर हुआ वो आप पढ़ते थे, ये सफर कैसे हुआ, कौन सी ट्रेजेक्टोरी में हुआ वो आप नहीं पढ़ते थे, वो पाथ फंक्शन है। मतलब जो भी थर्मोडायनामिकल एक्चुअल फंक्शन है, मतलब आप बोलोगे सर डेल्टा टी, तो क्या होगा, मैं बोलूंगा सर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा पी, मैं बोलूंगा सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा वी, मैं बोलूंगा सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा यू, मैं बोलूंगा सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा जी, मैं बोलूंगा सर जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा एस, मैं बोलूंगा सर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, आप बोलोगे सर डेल्टा एच, मैं बोलूंगा सर एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये जो सब है, ये क्या है, टेम्परेचर की चेंज, ये क्या है, प्रेशर की चेंज, ये क्या है, वॉल्यूम की चेंज, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी की चेंज, ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज, एंट्रोपी की चेंज, एंथैल्पी की चेंज, जो भी है ये चेंज और चेंज सिर्फ और सिर्फ कहां पर डिपेंड करते हैं कि आप पहले इनिशियली कहां थे और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप कैसे गए नहीं डिपेंड करता है कहां से कहां गए, सिर्फ और सिर्फ आप पहले कहां थे, इनिशियल पोजीशन से चेंज होके कहां तक गए, टर्मिनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। ये चेंज कैसे हुआ, कहां से हुआ, किस तरीके से हुआ, हाउ डन इट,
डजंट डिपेंड। तो ये सब जो फंक्शन है, ये सब जो फंक्शन है, जो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो चेंज है उस चेंज में डिपेंड करते हैं, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो चेंज है वो कहाँ से, किस रास्ते से, किस पाथ से हुआ, किस ट्रैजेक्टोरी से हुआ, डजंट डिपेंड, वो है आपका स्टेट फंक्शन। में ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, ये सुनो कि ये ui है और ये uf है, इधर से जाओ तो भी सेम, इधर से जाओ तो भी सेम, इधर से जाओ तो भी सेम। डेल्टा u सिर्फ और सिर्फ u फाइनल माइनस u इनिशियल में डिपेंड करेगा। ये कहाँ से, कैसे, किस रास्ते से हुआ डिपेंड नहीं करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, रास्ता इधर कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रास्ता की सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं कि इनिशियल से फाइनल आप कैसे गए ये डिपेंड नहीं करता। इनिशियल से फाइनल आप गए हो, इनिशियल से फाइनल की चेंज हुआ है, ये चेंज फाइनल माइनस इनिशियल कहलवाएगा, ये डिपेंड करता है। तो स्टेट फंक्शन ये है, ये आपका स्टेट फंक्शन है। जो भी थर्मोडायनामिकल है, टेम्परेचर बोलो, प्रेशर बोलो, वॉल्यूम बोलो, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल में डिपेंड करता है। कैसे हुआ डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड कहां पर करता है, पकड़ो इधर, कि आप यहां से गए, आप यहां से गए, ये है आपका इनिशियल पोजीशन और ये है आपका फाइनल पोजीशन। आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपका एक वर्क डन होगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपका एक वर्क डन होगा, और अगर आप इस रास्ते से ना जाए हुए इस रास्ते से जाओ तो भी आपका एक वर्क डन होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर होगा तो जरूर होगा। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, पाथ अलग हो चुके हैं, पाथ डिफरेंट हो चुके हैं, ट्रैजेक्टोरी डिफरेंट हो चुके हैं, वर्क डन डिफरेंट होगा ना। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर हमने ये फिजिक्स में पढ़ा है, ये ऊपर से जाओगे तो वर्क डन ज्यादा लगेगा, नीचे से रैंप बराबर जाओगे तो वर्क डन कम लगेगा। जरूर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है। इधर देखो, आप इधर से जाओगे, ऊपर वाला हिस्सा से जाओगे, ऊपर वाला ट्रैजेक्टोरी से जाओगे तो आपके लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप रैंप से जाओगे तो वर्क डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं ये चीज को इधर लगवाऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनना, फील करना कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, पाथ डिफरेंट हो गए हैं, वर्क डन की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट हो रहा है। तो ये क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल की चेंज पे डिपेंड कर रहा है, या इनिशियल से फाइनल तक आप कौन सी पाथ, कौन सी ट्रैजेक्टोरी, कौन सी रास्ता बराबर गए हो उधर में डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर इधर तो पाथ डिपेंडेंट है, क्या है, वर्क डन और हीट, वर्क डन और हीट, ये जो दोनों प्रॉपर्टी है ये पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्यों, एक तो एग्जांपल इधर ले लो, देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन दोनों पाथ अलग है, दोनों पाथ सेपरेट है, दोनों ट्रैजेक्टोरी सेपरेट है। ट्रैजेक्टोरी सेपरेट होने के वजह से ऊपर का वर्क डन ज्यादा, नीचे का वर्क डन कम। तो पाथ के ऊपर डिपेंड करके वर्क डन की वैल्यूएशन की डिफरेंसेस आ रहा है, इनिशियल या फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके नहीं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम था, लेकिन पाथ की डिस्क्रिपेंसी आई तो उसलिए वर्क डन में डिस्क्रिपेंसी आई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, जो एनर्जी था थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में, जो एनर्जी के टर्म थे वो सब स्टेट फंक्शन है, लेकिन एनर्जी जो दो रूप में फ्लो करते हैं, एनर्जी जो दो फॉर्म में फ्लो करते हैं, एक तो होते हैं हीट, दूसरा होता है वर्क, वो दोनों रास्ता, वो दोनों पाथ जिसमें एनर्जी की फ्लो होती है, वो दोनों रूप, वो दोनों पाथ फंक्शन है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑल द थर्मोडायनामिकल इंपॉर्टेंट टर्म जो भी थे आपके लिए, वो इंटरनल एनर्जी हो, वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, वो एंट्रोपी हो, वो एंथैल्पी हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, जो थर्मोडायनामिकल इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सब स्टेट फंक्शन है, वो सब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल की चेंज पे डिपेंड करते हैं। मतलब स्टेट फंक्शन क्या है, द चेंज बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन।
द एक्चुअल वैल्यू बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल में क्या था, फाइनल में कितना परिवर्तन हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिपेंड करते हैं। लेकिन 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 जो एनर्जी है, मतलब जो स्टेट फंक्शनल एनर्जी है, वो सारे स्टेट फंक्शनल एनर्जी सिर्फ स्टेट फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन है। लेकिन वो एनर्जी जो दो रूप में, जो दो फॉर्म में फ्लो करते हैं, वो फ्लो करने वाला रूप, वो फ्लो करने वाला मीडियम, वो फ्लो करने वाला एक्चुअल दो जो पाथ है, वो पथ फंक्शन है। ये इस तरीके से भी आप थर्मोडायनामिक को अप्रोच कर सकते हो कि एनर्जी, ऑल द एनर्जी वैल्यूज, ऑल द एनर्जीज, ऑल द एनर्जी टर्म्स, स्टेट फंक्शन, ऑल द एनर्जी फंक्शन, वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। एनर्जी फ्लो क्या करते हैं, हीट पे और वर्क पे, वो दोनों क्या है, पथ फंक्शन। जिसमें फ्लो करते हैं, जो दो रूप में फ्लो करते हैं, जो दो टर्म में फ्लो करते हैं, वो दोनों पथ फंक्शन है। समझ सकते हो? हाँ बोलोगे हाँ सर बहुत आसान है, समझ तो गए हैं हम। अब सुनो, मजा आ गया? फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने साझा कर दिए हैं। अब देखो, अब आते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस वगैरह क्या है? नंबर 1 साइक्लिक प्रोसेस। क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जहां इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से शुरुआत करोगे अंत में वहां जाके खत्म करोगे। मतलब आपका जो इनिशियल है और आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जहां से आप स्टार्टिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट कुछ भी बोलो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, या स्टार्टिंग पोजीशन और डेस्टिनेशन पोजीशन सेम है। मैं अगर आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करूं, इधर लिखूं P, इधर लिखूं V, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, अगर लिख लूँ इधर मान लो कि ये है इनिशियल पोजीशन, गया गया इधर आया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, ये हुआ चेंज। तो इधर है इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, इधर है इक्वल्स टू इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, मतलब जहां से शुरुआत हुई थी अंत में जाके डेस्टिनेशन पॉइंट वही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है वही आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हो, तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल होगा। और ये इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल होगा तो आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। एक चीज को बहुत ध्यान से दिमाग में सेट करके रखना कि अगर आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो भाई साहब आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। और अगर आप साइकिल कंप्लीट करोगे तो डेल्टा टी क्या है, Tf माइनस टी आई है, वो क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा V क्या है, Vf माइनस वी आई है, वो क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा P क्या है, Pf माइनस पी आई है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा U क्या है, Uf माइनस यू आई है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा G क्या है, Gf माइनस जी आई है, वो भी क्या होगा, आप बोलोगे सर 0 ही होगा। डेल्टा S क्या है, Sf माइनस एस आई है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा H क्या है, HF माइनस एच आई है, वो भी क्या होगा, 0 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जो स्टेट फंक्शन था उन सभी के चेंज साइक्लिक प्रोसेस में 0 होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मर्ज कर गया, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो आप शुरू कहां से कर रहे थे, इनिशियल से। जा कहां तक रहे हो भाई साहब, पूरा का पूरा रास्ता घूम के फिर से आप इनिशियल पे ही पहुंच गए हो। तो इनिशियल और फाइनल आपका सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है तो आप बोलोगे सर इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल है, तो जो चेंज होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू आपका 0 होता है, इक्वल्स टू आपका 0 होता है। तो मैं इधर से लिख सकता हूं ऑल चेंजेस इन स्टेट फंक्शन, all changes in state function, all changes in state function at cyclic process that is equals to 0, that is equals to 0। ये आपका स्टेटमेंट बनता है, ये आपका स्टेटमेंट बनता है। लेकिन क्या पाथ फंक्शन 0 होगा? आप बोलोगे सर पाथ फंक्शन तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करते, पाथ फंक्शन क्या आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे नहीं सर, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आप कौन सी पाथ में, कौन सी ट्रेजेक्टोरी में, कौन सी रास्ते लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, मतलब आपके ट्रेजेक्टोरी या पाथ पे डिपेंड करता है। तो वो साइक्लिक प्रोसेस पे क्या उसका चेंज 0 होगा? नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ऑल चेंजेस in path function, all changes in path function at cyclic process
एट साइक्लिक प्रोसेस दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब आप ये बोल सकते हो डेल्टा डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब हीट की चेंज और वर्क की चेंज तो जीरो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो स्टेट फंक्शन वगैरह है, टेम्परेचर की चेंज, प्रेशर की चेंज, वॉल्यूम की चेंज, इंटरनल एनर्जी की चेंज, एंथैल्पी की चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज, एंट्रोपी की चेंज, वो सब जो सारे थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी है वो उनके चेंज, स्टेट फंक्शनल चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन भी इसका जीरो होता है ये स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस में। किसमें? साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक हो जाने से, मार्च कर जाने से आपका पाथ फंक्शन जीरो हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो, फाइनल पोजीशन कुछ भी हो, वो अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो उसका चेंज जीरो नहीं होगा, उसका चेंज जीरो नहीं होगा साइक्लिक प्रोसेस में। हो गया? ये है आपका साइक्लिक प्रोसेस, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस। अगर हो गया है तो मिटा दे, आसान है। तो पाथ फंक्शनल चेंज जीरो नहीं होगा, स्टेट फंक्शनल चेंज जीरो होगा। किसमें? साइक्लिक प्रोसेस में। किसमें? साइक्लिक प्रोसेस में। दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। किसना? आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन ये आसान भी है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे दोस्त। आइसोथर्मल मतलब आप बोलोगे सर आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt जीरो। आप बोलोगे सर कोई सा भी क्वांटिटी, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी, वो अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंजेस क्या है? जीरो है। कोई कांस्टेंट होगा तो उसका कोई चेंजेस होगा मेरे दोस्त? नहीं होगा, तो वो क्या है? जीरो है। तो t कांस्टेंट होगा तो dt क्या होगा? आप बोलोगे सर dt तो जीरो कहलवाएगा, dt तो जीरो कहलवाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सी लॉ इधर वैलिड होता है? आप बोलोगे सर बॉयल्स लॉ। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल, इधर क्या लॉ वैलिड होता है? बॉयल्स लॉ। मतलब P इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होगा? P इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये लॉ इधर वैलिड होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ वैलिड होता है। आप बोलोगे सर क्या ग्राफ बना था PV? आप बोलोगे सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2, और आप बोलोगे सर T1 इक्वल्स टू T2। ये क्या है? ये आइसोथर्मल ग्राफ है। ये क्या है? ये आइसोथर्मल ग्राफ है, ये भी आप जानते हो। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, dt इक्वल्स टू जीरो है। क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है और dt इक्वल्स टू जीरो है। ये बॉयल्स लॉ भी इधर वैलिड होता है, इधर बॉयल्स लॉ भी वैलिड होता है। ये PV का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये PV का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ है। क्या है? एसिम्प्टोटिक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये ना तो v एक्सिस बराबर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करता है और ना तो p एक्सिस बराबर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करता है। मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन y एक्सिस एंड x एक्सिस। मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर, ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ग्राफ नहीं बनाता है, इसलिए ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ कहलाता है। ये एसिम्प्टोटिक ग्राफ कहलाता है। और एक चीज को बहुत ध्यान से माइन्यूट से नोटिस करना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे दोस्त, दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओ, दो मेरे खातिर दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओ। इधर प्रेशर ले लो, इधर वॉल्यूम ले लो। इधर प्रेशर ले लो, इधर वॉल्यूम ले लो। इधर एक प्रेशर कांस्टेंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट लो, प्रेशर कांस्टेंट। परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इसके ऊपर से ये है आपका V1 और इसके ऊपर से ये है आपका V2, ये है आपका V2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं T1 टेम्परेचर में वॉल्यूम V1 था, T2 टेम्परेचर में वॉल्यूम V2 है। T1 से T2 ज्यादा है, V1 से V2 ज्यादा है। बोल सकते हो? हाँ बोलोगे हाँ सर ये अजम्पशन है, हम बोल सकते हैं कि ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर का ग्राफ ये है, T2 टेम्परेचर का ग्राफ ये है। देखो एक बार, ये क्या है? ये आपका P एक्सटर्नल है जो कि कांस्टेंट है। इधर क्या है? P एक्सटर्नल, ये बाहरी प्रेशर है। ये क्या है? ये आपका बाहरी प्रेशर है जो कि कांस्टेंट रूप में एग्जर्ट हो रहे हैं, जो कि कांस्टेंट रूप में एग्जर्ट हो रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये P एक्सटर्नल इस ग्राफ के लिए भी जो है, इस ग्राफ के लिए भी वही है। मतलब दोनों ग्राफ आपने खींचे हैं, एक T1 टेम्परेचर के लिए, एक T2 टेम्परेचर के लिए। दोनों ही आइसोथर्मल ग्राफ है, आइसोथर्मल नेचर के ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एसिम्प्टोट है। मैं इधर कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये दोनों ही ग्राफ के लिए आपका प्रेशर क्या है? आप बोलोगे सर दोनों ही ग्राफ के लिए मेरा प्रेशर P एक्सटर्नल है, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर में काम चल रहा है। मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है? ये आपका ओहो
क्या बढ़िया चीज है। ये क्या है, ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। इधर से आपको और एक चीज पता चला है, क्या कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो उसको आप बोलते हो आइसोबारिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। पढ़ते पढ़ते आपको क्या पता चल गया, आप बोलोगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, और इधर dP इक्वल्स टू 0 होते हैं, dP इक्वल्स टू 0 होते हैं। मतलब प्रेशर की चेंज क्या है, प्रेशर की चेंज 0 है। हो गया, हो गया, बोला जाए। देखो V1 इधर था, V2 इधर है, मतलब वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई। वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई मतलब गैस या सिस्टम की एक्सपांशन हुई। क्या हुई, वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई, तो आप बोलोगे सर गैसिया सिस्टम एक्सपांड्स, गैसिया सिस्टम की एक्सपांशन भी हुई। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल सर, गैसिया सिस्टम एक्सपांड कर रहे हैं। अब सुनो, पिछले दिन के लेक्चर में मैंने ये आप लोगों को साझा किए थे, सिस्टम इतना था, गैस एक्सपांड करेगा, सिस्टम इतना था, गैस एक्सपांड करेगा, तो गैसिया सिस्टम बाहरी सराउंडिंग्स या यूनिवर्स, बाहरी दुनिया में वर्क डन करेंगे, तो सिस्टम की वर्क घट जाएगी, सिस्टम की वर्क डिक्रीमेंट कर जाएगी, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स की वर्क बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट कर जाएगी। तो इधर वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स हो रहा है। मैं बोलूंगा हाँ सर, क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स या यूनिवर्स, ऑन सराउंडिंग्स या यूनिवर्स। मैं ये बोल रहा हूं सर कि इधर वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई। देखो मेरे दोस्त, ग्राफ में V1 से वॉल्यूम जाके V2 में बढ़ गया, इधर T1 में था V1, T2 में हुआ V2, टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई तो वॉल्यूम की भी बढ़ोतरी हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, तो गैसिया सिस्टम एक्सपांड कर रहे हैं। भाई साहब, गैसिया सिस्टम अगर एक्सपांड करने लग गए तो वो तो सराउंडिंग्स के ऊपर एक्सपांड करेंगे, वो तो यूनिवर्स के तरफ एक्सपांड करेंगे। तो गैसिया सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो गैसिया सिस्टम वर्क डन कर रहे हैं किधर, यूनिवर्स में। वर्क डन बाय गैसिया सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स या यूनिवर्स। तो गैसिया सिस्टम की खुद की वर्क डन नीचे जा रहा है, खुद की वर्क डन लॉस में जा रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स और यूनिवर्स। तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम की वर्क डन की साइन क्या है, नेगेटिव। सिस्टम की वर्क डन की साइन क्या है, नेगेटिव। लिख लो, ये सब लिख लो, ये सब डाटा है। तो एक्सपांशन ऑफ गैस में वर्क डन क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ गैस में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। एक्सपांशन ऑफ गैस में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। एक्सपांशन ऑफ गैस में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों गैसिया सिस्टम एक्सपांड कर रहे हैं, तो गैसिया सिस्टम बाहरी दुनिया, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स में कुछ वर्क दे रहे हैं, तो सिस्टम की वर्क डन घट रहा है, सराउंडिंग्स या बाहरी यूनिवर्स की वर्क डन बढ़ रहा है। बहुत मजा है। लिखो, लिखना हो गया, कॉपी में छापना हो गया, इसको तो हटाए। आप बोलोगे जी सर हटाइए, आइसोथर्मल प्रोसेस ही चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आइसोथर्मल प्रोसेस ही चल रहा है। अब सुनो, ये ग्राफ को इधर ड्रॉ करके रख दो, इधर ड्रॉ करके रख दो, क्योंकि काम पे लो गया। T1 T2 खिच, इधर से ग्राफ ड्रॉ करो। ये क्या है, ये आपका P एक्सटर्नल है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, पूरा का पूरा जो था वो कॉपी पेस्ट कर लो। इधर में ये V है और इधर P है, ठीक है। अब बोलोगे जी बिल्कुल सर ठीक है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब क्या है, अब बोलोगे फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम, बोल सकते हो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बहुत ध्यान से सुनो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम। तो फोर्स इनटू वॉल्यूम बाय एरिया क्या होगा, फोर्स इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ऊपर वाला लेंथ इनटू विड्थ, नीचे वाला लेंथ इनटू विड्थ कट रहा है, तो फोर्स इनटू हाइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है सर, वर्क डन है सर, एनर्जी है। जी सर, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम वो वर्क डन है। तो इधर देखो, ये वाला छोटा सा हिस्सा, कितना छोटा तो नहीं, बड़ा ही है, ये वाला छोटा सा हिस्सा, इसका एरिया क्या है, आप बोलोगे सर ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है जो हमने मार्क किया है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है। आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगुलर स्फीयर है। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है, इसमें ये क्या है, लेंथ,
ये क्या है विथ, तो लेंथ क्या होगा PEXT, विथ क्या है V2 माइनस V1, विथ क्या है V2 माइनस V1। तो देखो मेरे दोस्त, तो देखो बहुत ध्यान से देखो, आपका मजा ही मजा है कि आप देखो ये जो रेक्टेंगुलर जगह है, ये जो रेक्टेंगुलर स्पिट है, ये रेक्टेंगुलर जगह की एरिया क्या है। आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा लेंथ है, ये वाला हिस्सा विथ है, लेंथ क्या है P एक्सटर्नल, विथ क्या है V2 माइनस V1। तो भाई ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम करोगे तो वो क्या होगा सर वर्क डन होगा, सर वर्क डन होगा। ये वर्क डन की साइन क्या है, आप बोलोगे सर W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्यों मेरे दोस्त ये वर्क डन माइनस क्यों है, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग से गैस की वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई, गैस की वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई तो मान लो सिस्टम की एक्सपेंशन हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, सिस्टम की एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग्स या यूनिवर्स के डायरेक्शन में हो सकता है। तो सिस्टम सराउंडिंग्स के तरफ, बाहरी यूनिवर्स के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है किस पे, सराउंडिंग्स या यूनिवर्स पे। मतलब सिस्टम ने वर्क डन किया किस पे, सराउंडिंग्स पे। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स है तो सिस्टम की वर्क डन घट रहा है, सराउंडिंग से यूनिवर्स की वर्क डन बढ़ रहा है। तो ये साइन क्या है माइनस। बहुत ध्यान से सुनना, क्यों हुआ, आप बोलो कि इसकी एरिया क्या है, इसका एरिया है ये P एक्सटर्नल, ये V2 माइनस V1। अब सुनो, ये P एक्सटर्नल मतलब P है, P एक्सटर्नल मतलब P है, V2 माइनस V1 मतलब V है, P इंटू V मतलब क्या है वर्क है, P इंटू V मतलब क्या है, अब बोलोगे सर P इंटू V मतलब नाना सा मुन्ना साहब वर्क है। तो भाई साहब ये वर्क डन है ना, साइन किस में आएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस नेगेटिव में, एक्सपेंशन ऑफ गैस नेगेटिव में। लेकिन ये आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन है, गैसियस एक्सपेंशन है किसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। हो सकता है मेरे दोस्त, हुआ, इसको हटाए, आइसोथर्मल में ही चल रहा है, ये जो चल रहा है सब आइसोथर्मल में है, हुआ, हटाते हैं। अब देखो आपके पास आया लॉ, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डेरिवेशन, मैं करूंगा इसको डिराइव करूंगा और थोड़ा इसको एक्सपांड करूंगा। तो आप क्या मिले आपको, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। मैं बोलूंगा जी सर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसको आप ऐसे लिख सकते हो DW इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल DV। क्या लिख सकते हो, DV। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, ये फाइनाइट चेंज के लिए है, ये भी सेम है, इधर डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1 लिख लो, V2 माइनस V1, ये क्या है, फाइनाइट चेंज ऑफ वॉल्यूम है, क्या है, फाइनाइट चेंज या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है ऑफ वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम की इंक्रीमेंट की बात चल रही है, कब, गैस एक्सपेंशन, कब, गैस एक्सपेंशन। क्योंकि गैस एक्सपेंशन हुआ तो आप ये लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो। तो DW क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, DW क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। मतलब छोटा छोटा वर्क डन की चेंज हुआ था, छोटा छोटा वॉल्यूम की चेंज हुआ था, उसको आप लिमिट के अंतर्गत डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो। क्या करोगे, इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दो, इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दो। मैं ये बोलना चाह रहा था मेरे दोस्त कि जो चेंज हुआ, वर्क डन की जो चेंज हुई, वो अगर बहुत छोटा है तो उसको आप इंटीग्रेट करोगे, पूरा वैल्यू निकलने के लिए उसको आप इंटीग्रेट करोगे, किसी भी लिमिट से इंटीग्रेट करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठा के। उसी तरीके से जो वॉल्यूम का चेंज हुआ गैसियस एक्सपेंशन की वजह से, वो वॉल्यूम का चेंज भी अगर बहुत छोटा है तो उसको भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, पूरा वैल्यू निकालने के लिए, पूरा वैल्यू निकालने के लिए। इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस P एक्सटर्नल DV इंटीग्रेट। ये भी एक आपका फॉर्मूला है, ये भी आपका फॉर्मूला है, लिख लो। ये भी है, ये भी है, सभी आपका फॉर्मूला है। हुआ ना, हटाए, हटाए मेरा दोस्त, जी सर हटाइए। बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम का चेंज हुआ तो DV है, वो जो छोटा छोटा चेंज है वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक है, तो उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा चेंज आपको मिल जाएगा। तो देखो आइडियल गैस के लिए क्या है, आइडियल गैस के लिए क्या है, आप बोलोगे सर PV इक्वल्स टू इनर्ट है, जी बिल्कुल है। P इक्वल्स टू क्या है, इनर्ट बाई V है जी। वर्क डन क्या है, माइनस P एक्सटर्नल DV, माइनस P एक्सटर्नल DV। तो P एक्सटर्नल में क्या बैठा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इनर्ट बाई V DV, इनर्ट बाई V
dV। आप बोलोगे सर n मोल है, कांस्टेंट है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बाहर निकलवा दो nRT इंटीग्रेशन dV बाई V, V1 से V2 के लिमिट में इंटीग्रेट करो, क्योंकि वो जो आपका ग्राफ था वो पहले वॉल्यूम क्या था, देख लो भाई देख लो, इसके बाद नहीं आएगा ये सब। ये क्या है, ये आपका V1 था, ये आपका क्या था, ये आपका V2 था, ये क्या था, ये P एक्सटर्नल था। मैं ये बोल रहा था आपका, मैं आप लोगों के सामने यही बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये सब पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये T1 टेम्परेचर में है, ये T2 टेम्परेचर में है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि गैस का वॉल्यूम पहले क्या था, V1 था, बाद में क्या हुआ, V2 हुआ। तो लोअर लिमिट क्या है, V1, अपर लिमिट क्या है, V2। प्रेशर कांस्टेंट है, जिसको आपने ऐसे तोड़ दिया है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम की एक्सपांशन हो रहा है। तो देखो ये लिख सकते हो, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, माइनस nRT, इधर होगा ln V, V1 टू V2, V1 टू V2, लिख लो क्या होगा, माइनस nRT, ये dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V log बेस EV, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर जो आप लेके आओगे वही आएगा। मैं नहीं लेके आऊंगा मेरे दोस्त, ये मैथ है। माइनस nRT ln V2 बाई V1, V2 बाई V1, ln क्या है, लॉग बेस E है, nRT लॉग बेस E V2 बाई V1 माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 बाई V1। कैसे हुआ, आप बोलोगे सर कैसे हुआ, ln इक्वल्स टू लॉग बेस E इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। क्या होगा, ln क्या है, ln आपका लॉग बेस E है, उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर से भी आपने लिख दिया। तो W क्या है, W आइसोथर्मल के लिए ये है आपका वर्क डन, ये है आपका वर्क डन। अब सुनो, P1 V1 इक्वल्स टू क्या था, P2 V2, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 था, तो V2 बाई V1 क्या है, आपका P1 बाई P2 है। V2 बाई V1 आपका क्या है, अब बोलोगे सर P1 बाई P2 है, तो क्या लिख सकते हो, W आइसो इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 P1 बाई P1 बाई, ये भी आपका फॉर्मूला है, बहुत खास है, बहुत खास है। यह आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, इस तरीके से आप निकलवा सकते हो। इसको हटाए, जाते जाते कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा किया जाए। एडियाबेटिक प्रोसेस तो आज नहीं होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत वो PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत दिक्कत है। एडियाबेटिक प्रोसेस में बोलूंगा थोड़ा सा, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक पूरा वीडियो पूरा लेक्चर बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक, इसके बाद क्या आता है, आइसो तीसरा क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। छोटा करके हमने इधर भी बता दिए थे। बार क्या है, आप बोलोगे सर बार क्या है, बार प्रेशर की यूनिट है। बार की किसकी यूनिट है, आप बोलोगे सर बार टॉर, ये सब प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब dP इक्वल्स टू 0, dP इक्वल्स टू 0। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो कौन सी लॉ आएगा मेरे दोस्त, चार्ल्स लॉ। कौन सी लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ। ये देखो, ये तो सब आपने पढ़े हैं, V T केल्विन में ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। और अगर ये पढ़ोगे तो आपका ये आएगा V इधर छोटा T डिग्री सेंटीग्रेड में, ये है आपका माइनस 273 डिग्री सी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। लॉग V वर्सेस लॉग T, इसमें क्या आता है, आपको हमने सिखाया था गैस में, ये आता है V बाई टी कॉन्स्टेंट है वर्सेस V, ये क्या आता है, ये आपका आता है ऐसा। इसको खींच लो, इसको खींच लो, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है, चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है, चार्ल्स लॉ। हो गया। इसके बाद क्या आता है, हाँ बोलोगे सर इसके बाद जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर मतलब वॉल्यूम, कोर मतलब वॉल्यूम, कहीं का भी कोर हो, कोर क्या है, कोर है वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक मतलब सेम कोर, सेम कोर, सेम कोर मतलब सेम वॉल्यूम, सेम इधर वॉल्यूम फिक्स्ड है। क्या है, वॉल्यूम
कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो v इक्वल्स टू क्या आया, कांस्टेंट। तो dv इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। जिस प्रोसेस में dv 0 है वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है, वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। लिख लो। और अगर लिखना हो गया लास्ट, आज का लास्ट जो कि है आपका एडायाबेटिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस, मैं इधर खत्म करूंगा, इसके बाद इधर से ही शुरू करूंगा। एडायाबेटिक प्रोसेस इधर ही खत्म करूंगा और जाते जाते कुछ क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने छोड़ के जाऊंगा। इधर से ही शुरू होगा, मैं ये बोल रहा हूं, इधर से ही शुरू होगा। एडायाबेटिक प्रोसेस क्या है, आप बोलोगे सर एडायाबेटिक प्रोसेस मतलब इंसुलेटिंग वाल। क्या वाल, इंसुलेटिंग वाल, इंसुलेटिंग बाउंड्री, इंसुलेटिंग वाल या इंसुलेटिंग बाउंड्री बिटवीन सिस एंड सार, बिटवीन सिस एंड सार। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो दीवार खड़ा है, वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का दीवार वो इंसुलेटिंग है, हाईली इंसुलेटिंग है, वो कंडक्टिंग नहीं है, वो हीट को फ्लो नहीं कर रहा, वो हीट को फ्लो नहीं कर रहा। पिछले दिन हमने बताए थे, वो बोलेगा भाई दुनिया गया भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा मेरे अंदर से कोई हीट ना बाहर आएगा, मैं कहीं कभी भी हीट मेरे अंदर आने नहीं दूंगा, मैं हीट ना दूंगा ना लूंगा। तो ये क्या है, ये आपका इंसुलेटिंग वाल है। क्या है ये इंसुलेटिंग वाल है। तो अगर ये इंसुलेटिंग वाल है तो हीट फ्लो बिटवीन सिस एंड सार, ये बोलेगा भाड़ में जाए हीट फ्लो। बिटवीन सिस एंड सार ये बोलेगा भाड़ में गया, हीट फ्लो नहीं होगा। तो हीट फ्लो 0 है। हीट फ्लो बिटवीन सिस एंड सार क्या है, 0 है। भाई हीट फ्लो नहीं हुआ तो हीट एक्सचेंज हुआ नहीं, हीट एक्सचेंज हुआ, आप बोलोगे सर हीट एक्सचेंज भी 0 है। तो हीट क्या कांस्टेंट है, जी सर हीट कांस्टेंट है। क्या है, हीट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। क्यू अगर कांस्टेंट है तो dq 0 है। इधर क्या है, इधर dq 0 है। बहुत ध्यान से सुनना, ये इंसुलेटिंग वाल है। और सबसे बड़ा, अगर आपने एडायाबेटिक प्रोसेस किया तो ये आइसोलेटेड सिस्टम भी है। क्या है ये, आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आपने पूरा का पूरा एडायाबेटिक वाल लगवा दिया, एडायाबेटिक प्रोसेस में आप क्या लगाओगे, इंसुलेटिंग वाल है, ये एडायाबेटिक वाल भी है। क्या है ये, एडायाबेटिक वाल है या इंसुलेटिंग वाल है, एडायाबेटिक वाल है या इंसुलेटिंग वाल है या बाउंड्री है। मतलब ये क्या है, ये आपके हीट को फ्लो करने से रोक रहा है। अगर ये ऐसा बाउंड्री है तो आप बोलोगे ना तो मास फ्लो करेगा, ना तो मास एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग्स, और इधर हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या आइसोलेटेड सिस्टम 100% ट्रू है, आप बोलोगे सर आइडियली है। आप बोलोगे सर आइडियली है, आइडियली है। लेकिन 100% ट्रू क्या रियली है, नहीं सर रियली कुछ नहीं होता, रियली ये ट्रू नहीं है। आप आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डीआर फ्लास्क की एग्जांपल डालते थे। डीआर फ्लास्क क्या 100% एकदम पूरा हॉटेड वाटर को युग युग तक, अंत तक, जीवन के अंत तक हॉट रखेगा, नहीं सर वो हो नहीं सकता। तो ये 100% ट्रू आइडियली आप व्हाइट बोर्ड में बोल सकते हो, आप इसको अपने कॉपी में, अपने नोट में बोल सकते हो ये ट्रू है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली रियली ये ट्रू नहीं है, ये पूरा का पूरा ट्रू नहीं है। तो एडायाबेटिक वाल पूरा का पूरा एकदम विशुद्ध आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा है नहीं। तो आपको हमने क्या क्या बोल दिया, ये dq इक्वल्स टू 0, इसको भी नोट कर लेना। तो ये आपने आज क्या सीखा, आज आपने थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी उसको एक्सटेंसिव इंटेंसिव में तोड़ा, आपने आज थर्मोडायनामिकल फंक्शन उसको स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में तोड़ा, और आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चारों प्रोसेस सीखे हैं, साइक्लिक प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था आइसोथर्मल प्रोसेस, तीसरा आपने आइसोबारिक प्रोसेस सीखा, आइसोकोरिक प्रोसेस सीखा, और जाते जाते थोड़ा थोड़ा करके एडायाबेटिक प्रोसेस भी सीख लिया। एडायाबेटिक प्रोसेस बहुत बड़ा लेक्चर है। एडायाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन आता है, एडायाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट वगैरह रहते हैं, क्या डेरिवेशन आते हैं, क्या एक्चुअल वैल्यू आते हैं, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीवी टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये सब आप लोगों को हम करवाएंगे, लेकिन थोड़े धीरे धीरे। तो आज के लिए ये लेक्चर इधर ही हम खत्म करते हैं, और बहुत 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 मेहनत तरीके से पढ़िएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद और अलविदा।